नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में हमने अब तक बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और हमने जितनी भी सारी भाषाएं थी जिनका वर्गीकरण, वो भाषाएं भाषाएं जितनी भी थी जो एक विषय थे नेट के सिलेबस के, बहुत सारे ऐसे विषय थे जो पहली इकाई में नेट के सिलेबस में हैं। ठीक है, तो वो हमने अब तक बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से हमने देखा था। और हम अब देख रहे थे अभ्यास प्रश्नोत्तरी, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं परीक्षा में हो सकती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं वो आ सकते हैं, तो उनको हम देख रहे थे। ठीक है, तो चलिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि अभ्यास प्रश्नोत्तरी संख्या है वो है 2। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था और उसमें हमने 30 प्रश्न लिए थे, 30 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वो आप पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वो एक प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दी है मैंने, तो उसमें प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो इस तरह से बन सकते हैं तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो हम खुद का मूल्यांकन भी करेंगे। और चलिए देखते हैं हम। तो पहले जो है वो प्रश्न संख्या 1, वो है हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं। ये जो प्रश्न एक बहुत पेचीदा प्रश्न है, बहुत कन्फ्यूज़न प्रश्न है, क्योंकि कई जगह जो है हमें 18 बोलियां मिलती है, कई जगह 17 बोलियां मिलती हैं। ठीक है, और कई जगह जो वो उपभाषाएं जो वो अपने अपने मतानुसार मिलती हैं, परंतु इसकी जो सही उपभाषाएं और बोलियां हैं वो आपके सामने विकल्प यहाँ पे 4 रखे हुए हैं। और जो इसका सही विकल्प है वो है 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, यानी कि विकल्प ख। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। यूनिट 1 यानी कि नेट के सिलेबस की यूनिट 1 मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, वहाँ पे आप जाके इसके संबंध में देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी बोलियाँ और उपभाषाएं हैं। कई लोग 18 भी बोलते हैं, परंतु 18 नहीं है, ये 17 ही बोलियाँ हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न कन्फ्यूजन प्रश्न था ये। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा आपको क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है, और समय का अभाव आपके पास भी होगा, क्योंकि वीडियो जब बड़ा बन जाता है तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो नहीं पढ़ते, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं आपको विकल्प जो है वो भी जल्दी जल्दी दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके और अपने विकल्प मन में रख के फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न संख्या 2 है वो है, प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो इसमें प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो ये हिंदी की कौन सी बोली नहीं है, इसके संबंध में 4 विकल्प आपके सामने हैं। अवधी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी पहाड़ी, सॉरी, नेपाली जिसको कहते हैं, या मंडयाली। ठीक है, तो इसके संबंध में ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है, पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि मंडयाली जो है वो एक हिंदी की बोली किस तरह से हो सकती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो मंडयाली पे टीके लगा के आते हैं, परंतु जब जो मैंने वीडियो बनाई हुई है भाषा विज्ञान के संबंध में, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। जैसे अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और मंडयाली है, ये जो हिंदी की बोलियाँ हैं। पूर्वी पहाड़ी यानी कि नेपाली, ये हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, मंडयाली जो है वो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत बोली आती है। ठीक है, और पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी यानी केंद्रीय पहाड़ी जो वो हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मंडयाली जो वो हमारी हो जाती है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। डॉक्टर ग्रेयर्सन थे, जॉर्ज ग्रेयर्सन जी, उन्होंने जो भाषा विज्ञानी थी, उन्होंने जो वो पश्चिमी पहाड़ी है उसके अंतर्गत 62 बोलियाँ मानी थी, और जो मंडयाली है ये उसमें प्रसिद्ध बोली थी। ठीक है, तो मंडयाली भी हिंदी की एक बोली है। इसमें होगा प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ग, यानी कि पूर्वी पहाड़ी जो नेपाली के नाम से जानी जाती है, हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अब हमारे प्रश्न संख्या 3 आता है कि हिमाचल प्रदेश की बोलियां पहाड़ी हिंदी के कौन से रूप से विकसित हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट भी कर दी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके UGC नेट पहली इकाई के संबंध में जितनी भी वीडियो हैं, 7-10-12 जितनी वीडियो होंगी, वो उनमें सब कुछ बताया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। और नेट के लेवल का यानी कि नेट के स्तर का किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं उस तरह से मटेरियल दिया हुआ है। तो जो प्रश्न संख्या 3 है उसका है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी सारी बोलियाँ हैं, कुछ जम्मू कश्मीर की भी बोलियाँ आ जाती है इसमें, तो पहाड़ी हिंदी के कौन से रूप से विकसित है। आपके विकल्प हैं केंद्रीय पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी या दक्षिणी पहाड़ी। ठीक है, तो विकल्प मैं आपको जल्दी जल्दी दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, मैं दूसरी तीसरी बार बता रही है बात आपको। तो इसका जो सही है विकल्प वो है ग, यानी कि पश्चिमी पहाड़ी। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, ब्रज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, इस तरह की जो महत्वपूर्ण भाषाएं बोलियां हैं उनके संबंध में नेट के सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो आपके विकल्प हैं खेलों का क्षेत्र, रास का क्षेत्र, गौओं का चारागाह या भूमि का टुकड़ा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि गौओं का चारागाह ब्रज का शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। भाषा विज्ञानी जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? ये मैं पहले आपको अभी जैसे बताया 1-2 प्रश्न पहले। तो इसके विकल्प हैं 61, 62, 63 या 64। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख, यानी कि 62 बोलियाँ आती हैं पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। और ये 62 बोलियाँ हिमाचल प्रदेश की और कुछ एक जम्मू कश्मीर की बोलियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। ये है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो विकल्प है आपके खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली या बघेली। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सही विकल्प है वो है घ, यानी कि बघेली। ठीक है, बघेली जो वो पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है अवधी, गुजराती, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो ये इसका जो सही विकल्प वो है ख, गुजराती। पूर्वी हिंदी की 3 ही बोलियाँ हैं और इसको एक याद करने की ट्रिक भी है, ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न 7। अब हम प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित बोली नहीं है, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली नहीं निकली है। तो इसके विकल्प आपके हैं गुजराती, राजस्थानी, ब्रजभाषा या सिंधी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है घ। ठीक है, सिंधी बोली जो वो सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 9 पे देखते हैं। ड के स्थान पर, ड वर्ण के स्थान पर र वर्ण का प्रयोग किस भाषा की विशेषता है? और ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने ब्रजभाषा देखी थी, खड़ी बोली देखी थी, अवधी देखी थी, राजस्थानी देखी थी। तो इनमें हमने भाषा की विशेषताएं देखी थी, क्योंकि ये अलग से नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। तो विशेषताओं से संबंधित, व्याकरणिक विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का है ब्रजभाषा की ये विशेषता है। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तृतीय प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो आपके विकल्प हैं पाली, अवहट, अपभ्रंश या संस्कृत। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ग, अपभ्रंश को। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो जनभाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? इस तरह के प्रश्न जो वो बनने की संभावना हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल प्रश्न है और ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, जनभाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? शिलालेख की प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तृतीय प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, प्रथम प्राकृत के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनके तथ्यात्मक प्रश्न है और इस तरह के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के PGT में, TGT में, LT ग्रेड में जितने भी होते हैं कॉलेज कैडर, ठीक है, नेट JRF सेट में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 11, जनभाषा के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ख, यानी कि प्राकृत भाषा को जनभाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है पूर्वी हिंदी के नाम से अपभ्रंश के किस रूप को जाना जाता है? ठीक है, पूर्वी हिंदी के नाम से अपभ्रंश के किस रूप को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं मागधी रूप, अर्धमागधी रूप, पैसाची रूप या खस रूप। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो है वो है ख, यानी कि अर्धमागधी रूप। यहाँ पे जो भी लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये पेचीदा प्रश्न है। अर्धमागधी अपभ्रंश को ही पूर्वी हिंदी के नाम से जाना जाता है और पूर्वी हिंदी को ही अर्धमागधी अपभ्रंश के रूप में जाना जाता है। कई जगह प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है या अर्धमागधी हिंदी की कौन सी बोली है। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो हमें पता होने चाहिए, ये थोड़े से लॉजिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 13 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है हरियाणवी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपके विकल्प हैं मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से। अब हम प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। वर्तमान में हिंदी को किस अर्थ में नहीं समझा जाता है? ठीक है, वर्तमान में हिंदी को किस अर्थ में नहीं समझा जाता है? इस तरह से प्रश्न विस्तृत, संकुचित, व्याकरणिक, भाषा विज्ञान। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ हिंदी के संबंध में, तो आप वीडियो को देखिए तभी आपको ये समझ आएगा, परंतु यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विस्तृत अर्थ,
ठीक है। एक पहला जो विकल्प है हमारा विस्तृत अर्थ में, भाषा विज्ञान के अर्थ में, संकुचित अर्थ में या व्याकरणिक अर्थ में। तो इसका जो सही विकल्प है वो घ, यानी कि व्याकरणिक अर्थ में वर्तमान हिंदी को नहीं समझा जाता। जैसे विस्तृत अर्थ की मैं बात करूं तो जितनी हमारी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हिंदी की और 17 बोलियाँ, इसको जो वो हिंदी वर्तमान हिंदी कहा जाता है, यानी कि विस्तृत अर्थ में हिंदी का अर्थ ये होता है। और भाषा विज्ञान के अर्थ की बात करें तो भाषा विज्ञान में सिर्फ 2 उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, और 8 बोलियाँ, ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की जो जितनी 5 और 3 बोलियाँ हैं, ठीक है, तो वो भाषा विज्ञान के अर्थ में सिर्फ इतना ही समझा जाता है। और संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ में सिर्फ खड़ी बोली हिंदी को ही वर्तमान हिंदी माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 विकल्प हमारे हो गए और मैं इसके संबंध में पहले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत विस्तृत वे में, ठीक है। तो इसका जो विकल्प है वो घ है, व्याकरणिक अर्थ में नहीं समझा जाता वर्तमान हिंदी को, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15, राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपके विकल्प है मालवी, मारवाड़ी, सिंधी या ढूंढाड़ी, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो ग, यानी कि सिंधी, मालवी भी है, मारवाड़ी भी है, ढूंढाड़ी यानी कि जयपुरी भी राजस्थानी की बोली है, ठीक है। और एक और बोली है राजस्थानी की जो चौथी है वो है मेवाती, ठीक है। ये 4 बोली राजस्थानी की है। अब हम प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है, इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। और क्षेत्रों से संबंधित नेट जैसी परीक्षाओं में तो मिलान से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो समझ लीजिए कि क्षेत्र भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी सही में अच्छी लगती है तो आप वीडियो को अपने मित्रों के साथ, और जो विद्यार्थी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी करें, जैसे नेट है, सेट है, कॉलेज कैडर के होते हैं, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जितने भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए जो वो लाभदायक होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ। और दूसरी बात ये कि जब मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी हो जाएंगे तो मैं ऐसे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लाइव भी आऊँगा, और जितना भी सिलेबस होगा मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसका जो प्रश्न संख्या 16 पे हम चलते हैं। तो इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, मेरठ, ठीक है, ये 4 आपके विकल्प हैं। तो इसमें होगा ख, नहीं है क्षेत्र, वो है मथुरा, क्योंकि मथुरा जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है ब्रजभाषा, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 17 पे। रोहतक क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? रोहतक क्षेत्र, तो ये कौन सा राज्य में पड़ता है या भारत का कौन सा क्षेत्र है, ये हमें पता होगा तभी हम इसको समझ सकते हैं, परंतु चलो फिर भी हम इसको देखते हैं। और इस तरह के प्रश्न जो वो बनने की संभावनाएं होती हैं, तो मैं एक डेमो के लेवल पे आपको इस तरह के प्रश्न लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसके विकल्प हैं अवधी, बघेली, हरियाणवी या बुंदेली। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ग, यानी कि हरियाणवी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ही रोहतक क्षेत्र पड़ता है। अब हम प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, किस बोली में सिर्फ लोक साहित्य मिलता है, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, जब हम देख रहे थे भाषा की विशेषताओं में, तो हमने ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पे हमने चर्चा कर ली थी। तो इसके जो आपके विकल्प हैं वो है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बघेली। तो इसका है आपके सामने घ, यानी कि बघेली। देखिए अवधी जो है वो, अवधि का आपको पता है मध्यकालीन यानी कि भक्ति काल की जो एक शिष्ट भाषा रही है, ठीक है। खड़ी बोली तो आज की डेट में है ही, क्योंकि खड़ी बोली में साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं, वो तो हिंदी की हमारी संकुचित अर्थ में खड़ी बोली को ही हिंदी माना जाता है, ठीक है। और ब्रजभाषा भी आपको पता है, ब्रजभाषा जो वो रीति काल में कितनी प्रचलित थी, और रीतिकाल को तो ब्रजभाषा का स्वर्णिम भी कहा जाता है। तो ये जो भाषाएं थी इनमें जो वो लोक साहित्य के साथ साथ, ऐसा नहीं कि इनमें लोक साहित्य नहीं मिलता, हाँ लोक साहित्य भी मिलता है, परंतु लोक साहित्य के साथ साथ इनमें शिष्ट साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। परंतु जो बघेली है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें लोक साहित्य ही देखने को मिलता है। अब मैं एक आपके सामने प्रश्न देता हूँ, जैसे अवधि को अवधि भाषा क्यों बोला जाता है, ब्रज भाषा को ब्रज भाषा क्यों बोला जाता है, परंतु ये हैं तो बोलियाँ, ठीक है। खड़ी बोली क्यों बोला जाता है, इसको खड़ी भाषा क्यों नहीं कहा जाता, ब्रज भाषा क्यों कहा जाता है, इनको अवधि भाषा क्यों कहा जाता है, इसको अवधि बोली या ब्रज बोली क्यों नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये जो ब्रज भाषा जो है और अवधि भाषा, इसके संबंध में एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि इनको क्यों भाषा कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है, तो इसको भी हम समझेंगे कि क्या है। आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा। ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो बहुत लॉजिक प्रश्न होते हैं, तार्किक प्रश्न होते हैं, क्योंकि इनको समझना थोड़ा लॉजिक में ही ले चलता है हमें, तो ये इस तरह के हम प्रश्न समझेंगे,
ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे बनेंगे, आगे हम देखेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा मैं। अच्छा, प्रश्न संख्या हम 19 पे चलते हैं। अंतर्वेदी किस बोली की उपबोली है? अंतर्वेदी किस बोली की उपबोली है? तो हमारे सामने विकल्प हैं अवधी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ब्रजभाषा, यानी कि ब्रजभाषा की जो वो उपबोली अंतर्वेदी। और ये हमने पढ़ लिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जी। अब हम प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। बंगला भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है, या बंगला भाषा का विकास अपभ्रंश के कौन से रूप से हुआ है? तो आपके विकल्प है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मागधी अपभ्रंश। और इसी तरह से जो बंगला है, जैसे असमिया, उड़िया, सिंधी, इस तरह की भाषाएं जो है इनका अपभ्रंश से कौन से रूप से विकास होता है, हिंदी की भाषा या हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में किस तरह का इनका योगदान है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद 2 भाग हमने देख लिए हैं प्रैक्टिस सेट के। ठीक है, अभ्यास प्रश्नोत्तरी जो थी किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, तो ये हमने देख लिए थे। अब हम इसका तीसरा भाग भी आपके सामने बहुत जल्द रखेंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और किस तरह से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।